विषय है व्याख्यान का वो है कार्बनिक हाइड्रोक्सी यौगिक, अल्कोहल एवं फिनॉल। इसको सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि इस विषय को लेने का क्या कारण है। वो इसलिए क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि छात्र छात्राओं में अल्कोहल एवं फिनॉल के प्रति भ्रम की स्थिति रहती है, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। दूसरा कारण ये है कि हमारी जैविक क्रियाओं में लगभग बहुत सारी जैविक क्रियाओं में अल्कोहलिक एवं फिनॉलिक ग्रुप का ही इन्वॉल्वमेंट है। तो इस वजह से मैंने इस टॉपिक को चुना। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बनिक हाइड्रोक्सी यौगिक, अल्कोहल एवं फिनॉल क्या है। जब एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कोई हाइड्रोजन का परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो कार्बनिक हाइड्रोक्सी यौगिक बनते हैं, जिन्हें हम अल्कोहल एवं फिनॉल कहते हैं। एल्केन के हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से जो हाइड्रोक्सी यौगिक बनता है वो है अल्कोहल, एवं बेंजीन के हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से जो यौगिक बनता है वो फिनॉल कहलाता है, जैसा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं। अल्कोहल के बारे में और यदि हम देखें तो अल्कोहल में एक या अधिक OH ग्रुप सैचुरेटेड कार्बन, संतृप्त कार्बन यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से सीधे जुड़े होते हैं, जबकि फिनॉल में OH ग्रुप बेंजीन रिंग के कार्बन से सीधे जुड़ा होता है। यहाँ पर ही हम ध्यान दें कि जब OH sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है तो वे इनॉल कहलाते हैं। OL फॉर अल्कोहल, इन एल्कीन से जुड़ा हुआ अल्कोहल, उनको हम इनॉल कहते हैं। अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण विलायक हैं एवं रासायनिक संश्लेषण के मध्यवर्ती हैं। मिथेनॉल, जिसे मेथिल अल्कोहल कहते हैं, एक बहुत ही विलायक के रूप में यूज होता है, ईंधन में प्रयुक्त होता है और इसके लिए बड़ी मात्रा में उत्पादित किया जाता है। इथेनॉल स्प्रिट के रूप में उपयोग, विलायक के रूप में, चिकित्सा में, जीवाणुनाशक के रूप में एवं फर्नीचर की पॉलिश के थिनर के रूप में होता है। फिनॉल के भी विविध उपयोग हैं और फिनॉल वाले पूरे ग्रुप को ही फिनॉल नाम दिया गया है। अब हम देख लें यहाँ पर अल्कोहल का वर्गीकरण संक्षिप्त में। अल्कोहल और फिनॉल का वर्गीकरण उनमें उपस्थित OH समूह की संख्या के आधार पर किया जाता है। जब एक OH ग्रुप उपस्थित होता है तो वो कहलाता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जब 2 OH ग्रुप उपस्थित हैं तो वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल एवं 3 से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति पर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। नीचे हमने दिया है एग्जाम्पल, इथेनॉल जो कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, ग्लाइकॉल डाइहाइड्रिक अल्कोहल है और ग्लिसरॉल जिसको ग्लिसरीन भी कहते हैं, आप डेली यूज में यूज भी करते हैं इसको, वो है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। इसी प्रकार फिनॉल भी मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एवं ट्राइहाइड्रिक होते हैं। जब एक OH ग्रुप है तो वो है फिनॉल जैसा, और जब 2 OH ग्रुप जुड़े हैं तो वो डाइहाइड्रिक फिनॉल है। यहाँ पर स्लाइड में हमने डाइहाइड्रिक अल्कोहल दिखाए, डाइहाइड्रिक फिनॉल दिखाए हैं। 3 डाइहाइड्रिक फिनॉल, जब 1 और 2 पर OH ग्रुप है तो वो है कैटिकॉल, जिसको कि हम 1,2 बेंजीन डायोल भी कहते हैं। जब 1 और 3 पोजीशन पर OH ग्रुप है, बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो वो है रिसोर्सिनॉल, जो कि जिसका IUPAC नेम है 1,3 बेंजीन डायोल। इसी प्रकार जब बेंजीन रिंग से 1 एवं 4 पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ा है तो वो है हाइड्रोक्विनोन कहलाता है या 1,4 बेंजीन डायोल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और उनका फिर से वर्गीकरण किया गया है। OH समूह किस तरह के कार्बन से जुड़ा है? प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है तो वो प्राथमिक अल्कोहल है। इसका मतलब है कि ऐसा कार्बन जिससे 2 हाइड्रोजन और 1 एल्किल ग्रुप जुड़ा हो। नीचे हमने उसका स्ट्रक्चर दिखा रखा है।
मेथिल अल्कोहल या किसी कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो ये प्राथमिक अल्कोहल के श्रेणी में आते हैं। द्वितीयक अल्कोहल जब OH समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो, यानी कार्बन में 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हो या 2 एल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो, तो वो द्वितीयक अल्कोहल है। तृतीयक अल्कोहल जब OH ग्रुप तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो, मतलब ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्टली 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं या 3 कार्बन जुड़े हैं, तो वो तृतीयक अल्कोहल होगा। कुछ और अल्कोहल और फिनॉल में जो कंफ्यूजन होता है उसको सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ और भी यहाँ पर अल्कोहल दिखाए हैं। एलाइलिक अल्कोहल जब OH समूह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अगले sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, यानी एलिलिक कार्बन से जुड़ा हो, तो वो एलिलिक अल्कोहल कहलाता है। इसी तरह से बेंजिलिक अल्कोहल जब OH समूह एरोमेटिक रिंग से अगले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो, तो वो बेंजिलिक अल्कोहल है। यहीं पर बच्चों को समझना है फिनॉल और अल्कोहल में डिफरेंस। जब रिंग से डायरेक्ट OH जुड़ा है तब वो फिनॉल है, लेकिन एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली जुड़े हुए एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से यदि OH जुड़ा है तो वो अल्कोहल है, वो फिनॉल नहीं है। एलिलिक और बेंजिलिक अल्कोहल भी प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक हो सकते हैं। जैसे हमने पहले देखा, जहां जिस कार्बन से OH जुड़ा है, यदि वो प्राथमिक कार्बन है, मतलब उससे 2H और 1 एल्किल ग्रुप जुड़ा है, तब वो प्राथमिक होगा। यदि वहां पर 1H और रिप्लेस हो गया है एल्किल ग्रुप से, तो वो द्वितीयक हो जाएगा। और यदि वहां पर उस कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं और सिर्फ 1 OH ग्रुप जुड़ा है, तो वो तृतीयक एलिलिक या बेंजिलिक अल्कोहल होगा। अल्कोहल के नामकरण की पद्धति, यहाँ पर मैंने 2 पद्धतियां जनरली हैं अल्कोहल के नामकरण की, सामान्य पद्धति एवं IUPAC पद्धति, जिसको मैंने शॉर्ट में देने की कोशिश करी है। सामान्य पद्धति में अल्कोहल के नामकरण करने के लिए एल्किल ग्रुप का जो सामान्य नाम है वो दे करके उसके बाद अल्कोहल लगा दिया जाता है। जैसे नीचे एग्जाम्पल में CH3OH यौगिक है, तो उसका जो एल्किल ग्रुप होगा वो मेथिल है और उसके बाद अल्कोहल लगा दिया, तो वो उसका सामान्य नाम बन गया। IUPAC पद्धति में नामकरण करने के लिए एल्केन, जितने कार्बन का एल्केन होना चाहिए उसके बाद के E को हटाकर ऑल लगा देते हैं, OL। जैसे मेथिल अल्कोहल यौगिक है CH3OH, 1 कार्बन वाला एल्केन होगा मीथेन, मीथेन का E हटा करके वहां पर हमने ऑल लगा दिया, तो IUPAC में नाम बन गया उसका मेथेनॉल। इसी प्रकार नीचे एथिल अल्कोहल है, 2 कार्बन वाला एल्केन एथिल होगा एल्किल ग्रुप, और उसमें अल्कोहल लगाने पर सामान्य नाम बना, और इथेन का E हटाकर ऑल लगा दिया तो इथेनॉल बन गया। जब 2 से अधिक कार्बन है, 3 कार्बन है, तो OH ग्रुप की हमें स्थिति भी दिखानी होगी। वहां पर नीचे प्रोपिल अल्कोहल है, और नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल उसको कहा क्योंकि वो ब्रांच्ड नहीं है। और IUPAC नेम में 3 कार्बन वाला एल्केन प्रोपेन हुआ, उसमें ऑल लगाया, फर्स्ट कार्बन पर OH है तो प्रोपेन 1 ऑल। तो ये कुछ उदाहरणों से मैंने नामकरण पद्धति यहाँ पर कोशिश करी है बताने की। एक और पद्धति प्रचलित है कार्बिनॉल सिस्टम, जो कि अब यूज नहीं किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको नहीं प्रदर्शित किया गया है। अब नामकरण के कुछ नियम हम देखें कि जैसा अभी मैंने बताया कि सबसे पहले हम OH समूह युक्त सबसे कार्बन की सबसे लंबी चेन चुने और उसमें एल्केन ई हटाकर ऑल लगाएंगे। यहाँ ब्यूटेनॉल मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, 4 कार्बन की चेन है, उसमें 1 पोजीशन पर OH लगा है, तो उसका हम नाम देंगे ब्यूटेनॉल 1।
अब चेन का जो क्रमांकन है, नंबरिंग है, वो हम उस सिरे से करते हैं जो कि जिस तरफ से OH ग्रुप समीप हो। नीचे एक एग्जाम्पल है 2-methyl 2-pentanol या 2-methyl pentane 2-ol। हम देख रहे हैं, नंबरिंग मैंने दिखाई है, 2 पोजीशन पर OH ग्रुप भी लगा है, 2 पोजीशन पर एक मेथिल ग्रुप भी लगा है, तो उसका नाम हुआ। इधर से यदि हम करते हैं नंबरिंग, 5 जिधर लिखा है उधर से नंबरिंग करने पर 4 पे आएगा OH, इसलिए हम उस सिरे से नंबरिंग करेंगे जिधर से शॉर्टेस्ट रूट हो। दूसरा, जनरली बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता है कि अल्कोहल मतलब सिर्फ ओपन चेन कंपाउंड ही होगा। तो दूसरा मैंने एक एग्जाम्पल लिया है साइक्लोहेक्सेन के डेरिवेटिव का, कि ये जो दूसरा एग्जाम्पल है ये बेंजीन रिंग नहीं है। बच्चे ध्यान दें, इसके अंदर कोई भी जो हेक्सागोनल रिंग बनी हुई है, लेकिन उसमें बीच में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है किसी भी तरह का, तो वो साइक्लोहेक्सेन की रिंग है। और उससे जब जुड़ा हुआ OH है वो भी अल्कोहलिक OH है, तो उसका जो नाम होगा 1, 2, 3, 4, 1 और 4 पोजीशन पर OH ग्रुप है और साइक्लोहेक्सेन रिंग है, 2 OH ग्रुप है, तो ये डायॉल हुआ इस तरह से। और सिस पोजीशन पर है, दोनों OH एक तरफ है, तो उसका नाम हुआ सिस 1,4 साइक्लोहेक्सेन डायॉल। हालांकि मैंने इस तरह से इसको हेक्सागोनल पोजीशन पर यहाँ पर दिखाया है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है चेयर फॉर्म में। साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में स्टेबल होता है, बट यहाँ पर समझाने के लिए मैंने इसको क्योंकि आपको फिनॉल और अल्कोहल में डिफरेंस बताना था, तो मैंने हेक्सागोनल रिंग के फॉर्म में ही यहाँ पर प्रदर्शित किया है। इसी तरह से जो लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है, उसमें आप देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग जुड़ी है, उससे साइड चेन जुड़ी है और उसमें OH लगा है, मतलब ये भी एक अल्कोहल है। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, लेकिन ये बेंजील अल्कोहल भी नहीं है, क्योंकि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़े कार्बन के भी बाद वाले कार्बन से OH जुड़ा है। तो इसका नाम हमने दिया, जो लॉन्गेस्ट चेन चुनी वो ब्यूटेन की थी, उसमें 3 पोजीशन पर फेनिल ग्रुप लगा है, 2 पोजीशन पर OH ग्रुप लगा है, तो इसका नाम होगा 3-फेनिल 2-ब्यूटेनॉल। फिनॉल की नाम पद्धति में बेंजीन का जो सबसे सरलतम व्युत्पन्न है वो फिनॉल है, यही इसका सामान्य नाम भी है, IUPAC नाम भी है। जनरली फिनॉल में सामान्य नाम ही उपयोग में लाए जाते हैं और बेंजीन की नामकरण पद्धति का उपयोग करते हुए ही जनरली अंत में फिनॉल लगाया जाता है। पहला एग्जाम्पल फिनॉल है, दूसरे में मेटा पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप है, तो मेटा ब्रोमो फिनॉल, या उसको हम यदि नंबरिंग करें तो OH की 1, 2, 3 पोजीशन पर ब्रोमीन है, तो 3 ब्रोमो फिनॉल भी उसको IUPAC नेम में कह सकते हैं। इसी तरह से क्रिसॉल, यहाँ ऑर्थो क्रिसॉल मैंने दिखाया है, जब ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप है। फिनोलिक ग्रुप के यदि मेटा पोजीशन पर CH3 ग्रुप हो तो वो मेटा क्रिसॉल होगा, पैरा पोजीशन पर हो तो वो पैरा क्रिसॉल होगा। फिर एक एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको सैलिसिलिक एसिड का। कॉमनली ये मैंने जैसे आपसे कहा कि फिनॉल जनरली कॉमन नेम से ही जाने जाते हैं, तो जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है वो है सैलिसिलिक एसिड। नीचे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनोन की, और ये है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब हम अल्कोहल एवं फिनॉल के गुणधर्म पर आए, प्रॉपर्टीज पर आए। पहली प्रॉपर्टी मैं यहाँ ले रही हूँ बॉइलिंग पॉइंट। ये देखा गया है कि अल्कोहल और फिनॉल के क्वथनांक जो हैं अपने समान मॉलिक्यूलर वेट वाले एल्केन और एल्किल हैलाइड की तुलना में उच्चतर होते हैं। नीचे हम देखेंगे कि ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर वेट, ब्यूटेन 4 कार्बन का है, मॉलिक्यूलर वेट 58 है, बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्यूटिल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट 92.5 है, बॉइलिंग पॉइंट 77 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इतने ही कार्बन का लगभग समान मॉलिक्यूलर वेट का जो अल्कोहल है
वो ब्यूटेनॉल है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 74 है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट 116 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उनकी तुलना में इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है। नीचे बेंजीन की तुलना में फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक है। बेंजीन का 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिनॉल का 182 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह से टोलुइन की तुलना में बेंजील अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक है। टोलुइन मॉलिक्यूलर वेट जिसका 92 है, बॉइलिंग पॉइंट 110 है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट 203 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब इसका कारण क्या है? ये तो ठीक है कि बॉइलिंग पॉइंट उच्चतर होते हैं, अधिक होते हैं, पर इसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि अब दूसरी प्रॉपर्टी है अल्कोहल एवं फिनॉल की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, उसी तरह से अल्कोहल और फिनॉल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जनरली सामान्यतः इनमें इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स में इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाए जाते हैं। जैसा मैंने कहा, सामान्यतः अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनते हैं। इसका मतलब है कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं फिनॉल और अल्कोहल के, वो आपस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कि एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसके द्वारा अरेंज्ड रहते हैं, उसके द्वारा आकर्षित रहते हैं, जिसकी वजह से इसको जब ये बॉइलिंग पॉइंट के समय इसको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होगी, अतिरिक्त एनर्जी की जरूरत होगी उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इसी वजह से अल्कोहल एवं फिनॉल का क्वथनांक अधिक होता है। जैसा हमने यहाँ पर बताया है कि ये जो अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध है, ये द्रव अवस्था में उपस्थित होता है, परंतु गैसीय अवस्था में टूट जाता है। मतलब जैसे ही वो क्वथनांक के समीप आता है तब वो टूटता है, और वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी, अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता हुई उसको तोड़ने में, उसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। अब हम इसकी क्षारकता और अम्लता की बात करें। दोनों ही अल्कोहल एवं फिनॉल दोनों ही दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार है। अल्कोहल दुर्बल ब्रॉन्स्टेड बेस है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, रिवाइज करना चाहूंगी कि क्या होते हैं अम्ल, क्या होते हैं क्षार। अम्ल का मतलब प्रोटॉन देना, क्षार का मतलब प्रोटॉन लेना, जो प्रोटॉन लेते हैं। तो ये दो, प्रोटॉन देते भी हैं, प्रोटॉन लेते भी हैं। नीचे रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि अल्कोहल बेस की तरह से काम कर रहा है। ये दुर्बल ब्रॉन्स्टेड बेस है। प्रबल अम्ल से उसका प्रोटॉन ले करके ऑक्सोनियम आयन बनाता है। इसी प्रकार नीचे AROH जहाँ पर लिखा है, मतलब कि वो फिनॉल है। फिनॉल भी प्रबल अम्ल के साथ उसका प्रोटॉन ले करके ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से ये अल्कोहल एवं फिनॉल दुर्बल क्षार है। अब हम देखें, अल्कोहल एवं फिनॉल दुर्बल अम्ल है। ये जल को प्रोटॉन देते हैं, जल हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया और खुद बन गए एल्कोक्साइड आयन। तो नीचे रिएक्शन में दिख रहा है कि अल्कोहल ने प्रोटॉन दिया और वो एल्कोक्साइड आयन बना रहा है, और वाटर से हाइड्रोनियम आयन बन गया। इसी तरह से फिनॉल भी प्रोटॉन देते हैं और फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि दोनों ही दुर्बल अम्ल हैं। अब अल्कोहल की अम्लता के यदि हम कुछ और उदाहरण देखें, तो अल्कोहल सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके एल्कोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन देते हैं। नीचे मैंने टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल का एग्जाम्पल लिया है, जो कि पोटेशियम के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है। अल्कोहल दुर्बल अम्ल है, मतलब कि वो प्रबल क्षारकों के साथ रिएक्शन करके एल्कोक्साइड बनाएंगे। प्रबल क्षारक जैसे कि सोडियम हाइड्राइड, सोडियम अमाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन करके ये एल्कोक्साइड बनाता है। नीचे हमने मेथनॉल की रिएक्शन
सोडियम हाइड्राइड के साथ कराई है और उसमें बन रहा है सोडियम मिथॉक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम अमाइड के साथ होने पर सोडियम मिथॉक्साइड बना और अमोनिया रिलीज हुई। साइक्लोहेक्सेनॉल, जैसा मैंने अभी फिनॉल और अल्कोहल के बीच में चर्चा करी थी, यहाँ पर नीचे आपको लग रहा होगा कि ये फिनॉल है या गलत लिखा है, नहीं, ये अल्कोहल है, ये साइक्लोहेक्सेनॉल है। और इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करने पर यहाँ पर हमें एक उसका एल्कोक्साइड बना है और एल्केन साथ में बना है। फिनॉल की अम्लता भी हम देखें, फिनॉल भी सक्रिय धातुओं के साथ रिएक्शन करते हैं और फिनॉक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन देते हैं। पीछे हमने शुरू में उसकी स्लाइड देखी थी। खास बात यह है कि फिनॉल जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी अभिक्रिया करते हैं और सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं। अल्कोहल से अंतर यही है कि अल्कोहल जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि फिनॉल अल्कोहल एवं जल की अपेक्षा प्रबल अम्ल है। फिनॉल की एसिडिटी अल्कोहल एवं जल की अपेक्षा अधिक होती है। इसको हम इनके रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर से और समझ सकते हैं, क्योंकि जो फिनॉल से बनने वाला फिनॉक्साइड आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। फिनॉल की जब रिएक्शन हुई NaOH से बना फिनॉक्साइड आयन, वो इन 5 स्ट्रक्चर्स के बीच में, नीचे आपको दिख रहे हैं, इन 5 स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का। इसी वजह से फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो बच्चों, आप जानते हैं कि जब कोई भी रिएक्शन में स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है तो वो रिएक्शन उसी तरफ से होती है। मतलब फिनॉल इजीली, आसानी से प्रोटॉन दे देता है, तो अल्कोहल की अपेक्षा प्रबल अम्ल है। अल्कोहल में इस तरह का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं पाया जाता है, जबकि फिनॉल में पाया जाता है। यहीं पर अब हम देखें कि फिनॉल, यदि नाइट्रोफिनॉल है, यहाँ नीचे दिख रहा है ये, यदि फिनॉल बेंजीन रिंग में फिनोलिक ग्रुप के साथ साथ नाइट्रो ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो वो एसिडिटी को और बढ़ाते हैं, फिनॉल की एसिडिटी को और बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम समझ लें कि यदि बेंजीन रिंग में मतलब फिनॉल के बेंजीन रिंग में -I ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो फिनॉल की एसिडिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ा देंगे और उसकी वजह से वो मोर स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बनेगा और एसिडिटी ज़्यादा होगी, प्रोटॉन का निकलना आसानी से होगा। +I ग्रुप फिनॉल की एसिडिटी को घटाते हैं, क्योंकि वो इस तरह के डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज को रोकते हैं, ऋण आवेश का विस्थापन रोकते हैं और इस तरह से फिनॉक्साइड आयन को अस्थायी बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि नाइट्रोफिनॉल की अम्लीयता फिनॉल से अधिक है, जिसमें से पैरानाइट्रोफिनॉल की अम्लीयता सबसे अधिक है, उसके बाद ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की, फिर मेटानाइट्रोफिनॉल की एवं उसके बाद फिनॉल। और फिनॉल क्रिसॉल की तुलना में ज़्यादा अम्लीय है। यहाँ पर मैंने कुछ +I और -I ग्रुप दिखाए थे, मैं आगे चलती हूँ। ये इस तरह से, ये जो जब नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर है, तो आप देख रहे हैं कि 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। इस वजह से ये स्टेबलाइज कर रहे हैं फिनॉक्साइड आयन को और पैरानाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी अधिक होती है। इसी प्रकार +I ग्रुप और -I ग्रुप अल्कोहल की एसिडिटी पर भी प्रभाव डालते हैं। -I ग्रुप अल्कोहल की एसिडिटी को बढ़ाते हैं और +I ग्रुप अल्कोहल की एसिडिटी को कम करते हैं। अब
यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से मैं अल्कोहल के गुणधर्म और बनाने की विधियाँ दोनों को दिखाना चाहती हूँ। अल्कोहल से कई प्रकार के यौगिक बनाए जा सकते हैं और इनसे विभिन्न यौगिकों को प्राप्त भी किया जा सकता है। सामान्यतः छात्र छात्राओं को याद करने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पर ये जो चार्ट है इसमें मैंने अल्कोहल के गुणधर्म भी यहाँ पर है, अल्कोहल की प्रिपरेशन भी यहाँ पर है। पहला यदि हम देखें अल्कोहल की रिएक्शन, जब हम अल्कोहल को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अल्कोहल की रिएक्शन जब HCl से होती है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो एल्किल क्लोराइड बनता है। इसी प्रकार से जब अल्कोहल की रिएक्शन PBr3 या PBr5 से होती है, तब एल्किल रिएक्शन कराते हैं तो एस्टर बनता है। ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन कहलाती है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। सर्किल में जब आप तीसरी रिएक्शन देखेंगे तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब हम एल्कलाइन KMnO4 से करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अल्कोहल का एल्कीन में कन्वर्जन, अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन करते हैं, मतलब अल्कोहल को जब एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और एल्कीन बनते हैं। अल्कोहल का कीटोन में कन्वर्जन, अल्कोहल का सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन बनते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम एसिटिक पोटेशियम डाइक्रोमेट से करें तो कीटोन बनते हैं। इसी प्रकार से अल्कोहल का एल्डिहाइड में कन्वर्जन, प्राइमरी अल्कोहल का जब हम एसिटिक पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कोहल का ईथर में कन्वर्जन, अल्कोहल से अधिक मात्रा में अल्कोहल को, एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल को जब एसिड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो दो मॉलिक्यूल अल्कोहल के बीच में डिहाइड्रेशन होता है और ईथर का फॉर्मेशन होता है। यहीं पर हम इसी चार्ट के माध्यम से हम इसकी बनाने की विधियां भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अल्कोहल बनाया जा सकता है एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड की जब हम एक्वस NaOH से रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनता है। ईस्टर से भी अल्कोहल बनता है। जब ईस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है, एक्चुअली ये रिएक्शन ईस्टरिफिकेशन है, अल्कोहल ईस्टर में कन्वर्ट हुआ, रिवर्सिबल रिएक्शन है और एसिड की प्रेजेंस में वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ईस्टर मेथिल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस एसिड की एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ एसिड की प्रेजेंस में, एक्वस एसिड की प्रेजेंस में, वही ये रिएक्शन है। ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करने पर अल्कोहल बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने पर अल्कोहल बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हम कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होता है तो अल्कोहल बनता है। एल्कीन के हाइड्रेशन से अल्कोहल बनता है। वो हाइड्रेशन डायरेक्ट हाइड्रेशन भी हो सकता है, मतलब वाटर का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, या एल्कीन के हाइड्रेशन के लिए इनडायरेक्ट हाइड्रेशन के लिए दो विधियां हैं जो महत्वपूर्ण है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड ये मैंने लिखी ऑक्सीमर्क्यूरेशन अपचयन विधि। तो एल्कीन का हाइड्रेशन यहाँ पर मैंने दिखाया है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहाँ पर भी मैंने एक साइक्लिक एल्कीन लिया है क्योंकि ओपन चेन एल्कीन तो बुक में अवेलेबल है। बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है वो साइक्लिक एल्कीन जहाँ उनको दिखती है तो वो सोचते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए, बेंजीन का होना चाहिए, उससे चूंकि वो थोड़ा सा अनभिज्ञ रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1-मेथिल साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन जब डाइबोरेन से होती है और उसके बाद जब उसको एल्केलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड से उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पर ट्रांस 2-मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल बना है। यहाँ पर सिन हाइड्रेशन होता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर होता है। और दूसरी रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन अपचयन, जब मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ रिएक्शन करके
BH4 से रिडक्शन करने पर मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल बन रहा है। यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार वाटर का एडिशन होता है एंड प्रोडक्ट में। तो ये दोनों रिएक्शन मैंने कंपेयर कर दी है, जिससे कि एक में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर है, दूसरे में मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर है। अब फिर हम इस चार्ट पर आ जाएं। यहाँ पर एल्कोहल, कीटोन और एल्डिहाइड से एल्कोहल का बनना। कार्बोनिल कंपाउंड के अपचयन के द्वारा भी एल्कोहल बनते हैं। ये अपचयन के लिए उत्प्रेरक निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में अपचयन होता है, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में भी अपचयन होकर के एल्कोहल बनता है। यहाँ खास बात यह है कि जो एल्डिहाइड हैं, एल्डिहाइड के अपचयन से प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं, कीटोन के अपचयन से सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं। मैंने यहाँ पर दो रिएजेंट की चर्चा करी, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इन दोनों में ये फर्क है कि NaBH4 दुर्बल अपचायक है, ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन का ही अपचयन करता है। नीचे रिएक्शन में हमने देख रहे हैं। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रबल अपचायक है, इसकी उपस्थिति में एल्डिहाइड और कीटोन अपचयित होकर एल्कोहल बनाते हैं, साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का भी अपचयन होकर के एल्कोहल बनता है। ईस्टर भी अपचयित होकर के प्राइमरी एल्कोहल बनाते हैं। इस रिएक्शन की खास बात यह है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन करने पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। इसीलिए ये सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का बहुत ज़्यादा उपयोग है, क्योंकि ये एक ऐसा रिएजेंट है जिसके माध्यम से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वैसा की वैसा ही अनछुआ रह जाता है। और एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल बनाने की एक और विधि है, जो कि है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से होती है, तो एडिशन प्रोडक्ट बनता है। उसकी हाइड्रोलिसिस करने पर प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्शरी अल्कोहल बनते हैं। फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं, और कीटोन के साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है तो टर्शरी अल्कोहल बनते हैं। अब मैं महत्व पर आ जा रही हूँ। दैनिक जीवन में हमारे अल्कोहल और फिनोलिक ग्रुप का बहुत ज़्यादा महत्व है। मैं यहाँ पर थोड़े से महत्व की ही चर्चा कर रही हूँ। सबसे प्रचलित उदाहरण अल्कोहल का स्पिरिट है, इथेनॉल या एथिल अल्कोहल, जिसका उपयोग चिकित्सा में जीवाणुनाशक के रूप में, विलायक के रूप में, फर्नीचर पॉलिश के थिनर के रूप में होता है। एक खास बात और कि हमारा मुख्य भोजन कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, लैक्टोज इत्यादि। और ये सभी कार्बोहाइड्रेट वाले जो भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें अल्कोहलिक ग्रुप विद्यमान रहता है, यानी हम जो भी कार्बोहाइड्रेट के रूप में खा रहे हैं वहाँ अल्कोहलिक OH ग्रुप है। साथ ही पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और जो भी हम खा रहे हैं तो मतलब वहाँ सेल्यूलोज भी जा रहा है। जो फाइबर हम कहते हैं कि फाइबर हमने खाया, खाने में फाइबर होना चाहिए, वो एक्चुअली एक कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज है। पेड़ पौधों से ही लकड़ी से ही कागज बनता है, मतलब कागज के बिना तो जीवन की कल्पना ही अब मुश्किल है। तो हमारे हाथ में जो भी नोट है या हमारे हाथ में चेकबुक है या हमारे हाथ में जो भी कॉपी किताब जो भी है वो उसमें भी OH ग्रुप युक्त समूह युक्त कार्बनिक यौगिक हैं, जो रुई है, रुई का जो फाइबर है वो लगभग शुद्ध सेल्यूलोज है, उसमें भी OH ग्रुप विद्यमान होता है। अर्थात जो भी हम वस्त्र पहन रहे हैं वो उसमें सेल्यूलोज है, मतलब OH ग्रुप युक्त कंपाउंड उपस्थित है।
इसी तरह से फिनॉल का भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। कुछ महत्व हम यहाँ पर लिख पा रहे हैं। जो भी हम फल, सब्जी, अनाज खाते हैं उनमें ऐसे हजारों कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं जिनमें फिनोलिक OH ग्रुप उपस्थित होता है। और ये जो कंपाउंड्स हैं ये पॉलीफिनॉल कहलाते हैं। पॉलीफिनॉल्स को मुख्यतः 4 समूहों में विभाजित किया गया है: फिनोलिक एसिड, फ्लेवोनॉइड, लिग्निन एवं स्टिल्वीन। पॉलीफिनॉल्स में एंटीऑक्सीडेंट गुण मतलब प्रतिऑक्सीकरण गुण पाए जाते हैं। ये एंजाइम की कार्य प्रणाली का नियमन करते हैं एवं अभिग्राही कोशिका उद्दीपक होते हैं। ऐसे पेड़ पौधे जिनमें पॉलीफिनॉल यौगिक पाए जाते हैं वे आयुर्वेदिक एवं चीनी चिकित्सा पद्धति में प्राचीन काल से ही उपयोग में लाए जा रहे हैं और अभी भी लगातार उनकी उपयोगिता है। धन्यवाद।